हेलो एवरीवन। से पिछले वाले लेक्चर में अपन ने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया स्टार्ट किया था। अभी अपन को आज के लेक्चर में स्टार्ट करना है इम्पोर्टेंस ऑफ फंगस, एल्गे एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्टिंग फ्रॉम इम्पोर्टेंस ऑफ फंगस। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ फंगस। अब फंगस की जो इम्पोर्टेंस है वो भी मेडिसिन में भी है, एग्रीकल्चर में भी है और इंडस्ट्रीज़ में भी है। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया की थी, फंगस मेडिसिन में, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ में जिस तरीके से बैक्टीरिया की थी वैसे ही फंगस की भी होती है। अब मेडिसिन में सबसे पहले आता है, मेडिसिन के अंदर अगर हम बात करें तो मेडिसिन की सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस आएगी एंटीबायोटिक्स बनाने में। ठीक है, एंटीबायोटिक्स बनाने में फंगस का काम क्या है? एंटीबायोटिक, जो इस दुनिया में सबसे पहले एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ था वो सबसे पहले एक फंगस से ही डिस्कवर हुआ था, और जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुआ था दैट वाज पेनिसिलिन। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ था दैट इज पेनिसिलिन। और ये जो पेनिसिलिन है ये फंगस से ही डिस्कवर हुआ था, और वो जो फंगस है उसका नाम है पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ था दैट वाज पेनिसिलियम नोटाटम, फंगस से ही डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो ये अब तो खैर बहुत सारी एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हो चुकी हैं, लेकिन जो इस दुनिया में सबसे पहले एंटीबायोटिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ था उसमें सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी दैट वाज दिस पेनिसिलिन, क्योंकि इसको डिस्कवर किया था फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, ये हो गया इसकी एंटीबायोटिक्स, ये हो गए इसकी मेडिसिन में इम्पोर्टेंस। उसके बाद इसकी एग्रीकल्चरल में क्या इम्पोर्टेंस है? एग्रीकल्चर में इसका इम्पोर्टेंट है, इट इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कैसे इंक्रीज करेगा? वैसे ही जैसे बैक्टीरिया कर रहे थे। ठीक है, जो डेड बॉडीज़ होंगी प्लांट्स और एनिमल्स की, उनकी बॉडी पर फंगस एक्ट करता है और वही सॉल्यूबल और उसको कन्वर्ट कर देता है इस फॉर्म में कि वो सॉइल और एयर में मिक्स हो सकें। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे बैक्टीरिया ने डिकम्पोज किया था प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी को, वैसे ही मेडिसिन में फंगस जो है वो भी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है।
ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज़ को डिकम्पोज कर देता है और वो सॉइल की फर्टिलिटी में ऐड होते चले जाते हैं। ठीक है, तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से जैसे ही ये डिकम्पोज होंगे तो उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट है वो सॉइल के अंदर ऐड होंगे और वो फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्रीकल्चरल के अंदर क्या यूजेस है फंगस का। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के अंदर जो फर्टिलिटी को इंक्रीज़ किया, उसके बाद मेडिसिन, देन एग्रीकल्चर, देन इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर फंगस का क्या यूजेस है। अब इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो ब्रेवरी और वाइन इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पर फंगस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ठीक है, तो ब्रेवरी और वाइन इंडस्ट्रीज़ दोनों के अंदर एक ही सेम प्रोसेस होता है, दैट इज़ ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, तो फर्मेंटेशन के अंदर क्या किया जाता है, ग्लूकोज को एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है विद दिस फंगस एंजाइम। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लूकोज को फंगस से एक्ट करवाकर उसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ब्रेवरी इंडस्ट्रीज वाइन इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है। वैसे दोनों के अंदर सेम ही प्रोसेस फॉलो किया जाता है, दैट इज़ ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ glucose into alcohol conversion of glucose into alcohol by anaerobic respiration। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन से ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम यही प्रोसेस ब्रेवरी इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। ब्रेवरी इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, जैसे कि जहाँ पर ब्रेड बनता है तो यही सेम रिएक्शन वहाँ करा जाएगी। और जैसे कि ये जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो ब्रेड का जो डफ होता है उसके अंदर वो राइज हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बन जाते हैं। ठीक है, तो यही इंडस्ट्रीज़ के अंदर किया जाता है, कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल ग्लूकोज इनटू एल्कोहल बाय एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ फंगस। तो फंगस की इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ थी, मेडिसिन में थी, इंडस्ट्रीज़ में थी और एग्रीकल्चर में थी। मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आ रही थी। ठीक है, जो सबसे पहली एंटीबायोटिक थी वो फंगस से ही डिस्कवर हुई थी, फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटाटम, और उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। ठीक है, उसके बाद उसका एग्रीकल्चर के अंदर क्या यूज़ था, एग्रीकल्चर के अंदर सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा था। वही सेम जैसे ही डेड बॉडीज़ हैं उनके ऊपर फंगस एक्ट कर रहा है, उनको डिकम्पोज कर रहा है और डिकम्पोज करके उसके अंदर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे सॉइल को वापस रिटर्न कर रहा है। तो एज अ इन टर्न क्या हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर फंगस का यूज़ है इंडस्ट्रीज़ में। तो वाइन इंडस्ट्री और ब्रेवरी इंडस्ट्री दोनों के अंदर यही सेम प्रोसेस यूज़ किया जाता है, दैट इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, तो वाइन इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो
फंगस के जैसे कि ग्लूकोज था, यहाँ पर कोई फंगस एंजाइम या पर्टिकुलरली यीस्ट एंजाइम यहाँ पर यूज़ किया जाता है। यीस्ट का फंगस क्या है, टाइप ऑफ फंगस हमने पढ़ा था, यीस्ट, ठीक है। यीस्ट एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू एथेनॉल, C2H5OH प्लस CO2 एंड प्लस सम कैलोरीज, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कि अल्कोहल तो बन गया ये, ठीक है। वाइन इंडस्ट्रीज़ में इस तरीके से वाइन बनती है, और ब्रीवरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो ब्रेड बनता है दैट इज़ ऑल्सो विद द सेम प्रोसीजर, जहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही उस डफ में फर्मेंट होकर डफ में बनती है, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, जो डफ है वो राइज कर जाता है, और जो ब्रेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट बनते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और यूज़ है फंगस का, वो है फूड में। अब फूड में फंगस का क्या इम्पोर्टेंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल घर पे बनता है डोसा या इडली, ठीक है। डोसा या इडली का बैटर बनाने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है, ताकि उसके ऊपर ये जो यीस्ट है, फंगस है, वो एक्ट करे, और जो इसका बैटर है वो थोड़ी देर के लिए उसको रखा जाता है, ताकि बैटर जो है, जो इडली डोसा है, वो स्पॉन्जी बने, सॉफ्ट बने, ठीक है। तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है इन द इन प्रिपरेशन ऑफ द मिक्सचर फॉर ठीक है। डोसा एंड इडली का मिक्सचर बनाने में काम आता है फंगस, ठीक है। तो इस तरीके से फूड में भी काम आ गया, इंडस्ट्रीज़ में भी काम आ गया, एंड एग्रीकल्चर में और मेडिसिन में भी काम आ गया, ठीक है। तो ये थी फंगस की इम्पोर्टेंस। भी स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गे। ठीक है। एल्गे को भी एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, फूड में, एंड ऑल्सो इन मेडिसिन सेम जगह पर यूज़ किया जाता है। अब मेडिसिन के अंदर भी एल्गे को फंगस के साथ मिलाकर या अकेले भी इससे एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो इससे भी एक एंटीबायोटिक्स बनती है। तो मेडिसिन के अंदर वही एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एक कॉमन एल्गे आता है जिसका नाम होता है क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला। ये क्लोरेला फंगस है, इससे एक मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक बनती है क्लोरेलिन, ठीक है। ये एंटीबायोटिक है जो कि इस एल्गे से बनता है। क्लोरेला एक है एल्गे, और इस एल्गे से ये वाली एंटीबायोटिक काम आती है, ठीक है। क्लोरेला से ये वाली एंटीबायोटिक क्लोरेलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि बनती है, और जब भी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो मोस्टली ये प्रिस्क्राइब करी जाती है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स में काम हो गया, मेडिसिन में काम हो गया। अब नेक्स्ट इसका जो काम है वो है एग्रीकल्चर में।
एग्रीकल्चर के अंदर इसको यूज़ किया जाता है एज मैन्योर। अब मैन्योर क्या होता है, अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था। मैन्योर्स क्या होते हैं, जो नेचुरल तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, उनको कहते हैं मैन्योर्स। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइप की एल्गे आती है जिसको डायरेक्टली सॉइल में डाल दिया जाता है जहाँ पर क्रॉप्स होते हैं, क्योंकि ये जो एल्गे है वो क्या करती है, सॉइल के अंदर वो ऑलरेडी रिच होती है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में, तो फिर उसकी वजह से क्रॉप्स को डायरेक्टली एज अ मैन्योर मिल जाता है, वो न्यूट्रिएंट मिल जाता है। ठीक है, तो सी वीड्स को इसके अंदर डायरेक्टली डाल दिया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली रिच सोर्स होता है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का, तो डायरेक्टली सीवीड निकाली, उसको क्रॉप फील्ड में डाल दिया, तो उसकी वजह से इसने एक्ट किया एक मैन्योर की तरह। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर काम करती है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो है एल्गे, वो है ब्लू ग्रीन एल्गे। जैसे कि एनाबीना, नॉस्टॉक। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं ताकि वो सॉइल के अंदर यूज़ हो सके। ठीक है, तो ये था मेडिसिन के अंदर एंटीबायोटिक्स। क्लोरेला नाम की एक एल्गे आती है जिससे बनता है क्लोरेलिन, एक एंटीबायोटिक। और यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर एज अ मैन्योर यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर जो सीवीड है उसको डायरेक्टली फील्ड के अंदर डाल दिया जाता है, जो कि रिच होता है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के अंदर, और जो कि डायरेक्टली न्यूट्रिएंट सप्लाई कर देता है टू द क्रॉप्स। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, ये ब्लू ग्रीन एल्गे जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एनाबीना एंड नॉस्टॉक। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज़ के अंदर ठीक है, ये दो प्रोडक्ट्स हैं अगार एंड एल्जिन, जो कि बनता है रेड एल्गे एंड ब्राउन एल्गे से। ठीक है, अगार एंड एल्जिन बनते हैं फ्रॉम रेड एंड रेड एंड ब्राउन एल्जिन। ठीक है, ये जो दो कंपोनेंट हैं अगार एंड एल्जिन, इनको यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक्स में, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, लेबोरेटरीज़ के अंदर। ठीक है, ये एक सब्सटेंस है। ठीक है, अगार और एल्जिन जो हैं ये बनते हैं रेड एंड ब्राउन एल्गे से, और इनको कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है। कॉस्मेटिक्स में, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है।
और जेली बनाने के लिए भी अगार और एल्जिन का यूज़ किया जाता है। तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनका ये यूज़ है कि अगार और एल्जिन इनका बनता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये एक एग्जांपल है कि ये इनका इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूजेस है। अब अगर एज अ फूड की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर एक पोरफायरस रेड कलर का या ब्राउन कलर का एक एल्गे आता है, सॉरी रेड एल्गे पोरफायरस आता है या पोरफायरा। ये पोरफायरा डायरेक्टली एज अ फूड चाइना के अंदर खाया जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आता है एक ड्राइड कॉन्ड्रस। ड्राइड कॉन्ड्रस, ठीक है। पोरफायरा को तो ईटन डायरेक्टली, ड्राइड कॉन्ड्रस को यूज़ किया जाता है इन मेकिंग पुडिंग्स और जेलीज। ठीक है, तो ये हो गई दो तरीके की एल्गेज जिनको यूज़ किया जाता है एज अ फूड, ठीक है। और बाकी के क्या होता है कि एल्गे को दूसरी फिशेस ने खाया, फिशेस जो हैं वो इन टर्न ह्यूमन बीइंग्स के लिए या दूसरे एनिमल्स के लिए एज अ सोर्स ऑफ फूड एक्ट करता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एल्गे है वो एक तरीके से एज अ सोर्स ऑफ फूड एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गे में अपन ने सबसे पहले पढ़ा मेडिसिन के अंदर एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आती है। तो एक सबसे मोस्ट कॉमन एल्गे है क्लोरेला, जिसकी वजह से एक एंटीबायोटिक बनता है क्लोरेलिन, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर के अंदर एज अ मैन्योर काम आता है डायरेक्टली सीवीड क्या है, एल्गे। डायरेक्टली सीवीड को निकाला और उसको डायरेक्टली क्रॉप फील्ड्स में डाल दिया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती हैं इन नाइट्रोजन एंड इन फॉस्फोरस। तो डायरेक्टली डाल दिया जाता है तो वो एज अ मैन्योर एक्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या यूज़ है एल्गे का, इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगार एंड एल्जिन बनाने में काम आता है, जैसे कि जो रेड एंड ब्राउन एल्गे है, और अगार एंड एल्जिन को कॉस्मेटिक्स के अंदर, जेलीज़ के अंदर और इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है जेलीज़ बनाने में, ठीक है। और एज अ फूड रेड एल्गे को तो डायरेक्टली, पोरफायरस एक रेड एल्गे आता है उसको डायरेक्टली एज अ फूड चाइना के अंदर खाया जाता है। और जो ड्राइड कॉन्ड्रस है उसको भी क्या किया जाता है, पुडिंग्स और जेलीज़ बनाने में काम में लिया जाता है। दूसरा, जो कोई छोटी फिशेस जो हैं वो एल्गे को खा लेती हैं और खाने के बाद फिशेस को कोई और दूसरा एनिमल या ह्यूमन बींग्स खा लेते हैं, तो इनडायरेक्टली दे आर एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोअन्स हमें पढ़ना है। प्रोटोजोअन्स जो हैं वो एक्वाटिक फूड चेन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोटोजोअन्स ने क्या खाया, एल्गे खाई, ठीक है। एल्गे
प्रोटोजोअन्स ने खा लिया, प्रोटोजोअन्स को कोई दूसरे प्रोटिस्ट ने खा लिया, या उसको फिर किसी और फिशेस ने खा लिया, फिशेस को ह्यूमन बींग्स ने खा लिया। इस तरीके से जो एक्वाटिक फूड चेन है उसको मेंटेन करने में प्रोटोजोअन्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, प्रोटोजोअन्स जो हैं वो डिकम्पोज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स को। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं और ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, यूज़फुल सॉइल न्यूट्रिएंट में। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट काम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यही होता है कि ये ज़्यादातर डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। तो प्रोटोजोअन्स भी क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन में हेल्प कर रहे हैं। जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जू क्लोरेला एक प्रोटोजोअन है, वो रहता है हाइड्रा के साथ। ठीक है, एक फंगस है जो कि हाइड्रा के साथ, हाइड्रा क्या है, प्रोटोजोआ। तो हाइड्रा एंड जू क्लोरेला ये दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, हाइड्रा की पूरी बॉडी पे डिपॉजिट हो जाते हैं और हाइड्रा को ग्रीन कलर दे देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रा से ये जो जू क्लोरेला है वो बदले में ले लेता है कुछ कार्बन डाइऑक्साइड या अदर न्यूट्रिएंट्स, और बदले में हाइड्रा को दे देते हैं ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट। तो इन टर्न इन दोनों के बेनिफिट का ही काम रहता है। तो इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है। ठीक है, प्रोटोजोअन्स जो हैं वो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंटली रिसर्च मटीरियल होते हैं फॉर द वेरियस बायोलॉजिकल रिसर्चेस। ठीक है, तो प्रोटोजोअन्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस हुई, एक तो एक्वाटिक फूड चेन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है और बायोलॉजिकल रिसर्च वर्क में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ख़त्म होते हैं सारी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थैंक यू।